Good morning, students. I hope all of you are doing well. Today we are going to start with your new subject, which is auditing. तो auditing क्या है बेटा? Auditing is basically a systematic examination. Auditing होता है जांच करना, examine करना. किस चीज़ को? आपकी books of accounts को. और किस लिए? ताकि हम estimate कर पाएँ कि वो accounts की जो books हैं वो एक्यूरेट हैं, बिल्कुल सटीक सही हैं, कंप्लीट हैं और रेगुलरली बनाई गई हैं. तो ऑडिटिंग जो है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से ऑडिरे, जिसका मतलब है टू हियर यानी सुनना. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा पहले क्या होता था, एंशिएंट ग्रीस एंड रोम में अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए जाते थे. किस लिए अपॉइंट किए जाते थे? जो गवर्नमेंट की ट्रेजरीज थी, सरकार के जो राजकोष होते हैं, उनको उनके अकाउंट्स बनाने के लिए, उनके रिकॉर्ड्स बनाने के लिए अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया जाता था. तो ये अकाउंटेंट्स फिर जाते थे जजेस के पास. क्यों? अपने अकाउंट्स को सर्टिफाई कराने के लिए. तो जब ये जजेस के पास जाते थे ना, तो ये वहाँ पर अपने अकाउंट्स को पढ़कर सुनाते थे और उन अकाउंट्स को सुनकर जजेस जो हैं वो सर्टिफाई करते थे कि क्या इनके अकाउंट्स जो हैं वो ऑथेंटिक हैं, वो सही हैं या नहीं हैं. तो सुनकर, टू हियर, आफ्टर हियरिंग वो अपनी जजमेंट देते थे. तो ऑडिटिंग जो है ट्रेडिशनल टाइम्स में सिर्फ सुनने से ही रिश्ता रखता था. अब इंडिया में ऑडिटिंग कब आया? बेसिकली हिस्ट्री जो है इंडिया में ऑडिटिंग की वो 1 अप्रैल 1914 से स्टार्ट हुई. क्या हुआ था 1 अप्रैल 1914 को? कंपनीज एक्ट 1913 जो है दैट केम इनटू प्लेस. तो अंडर कंपनीज एक्ट 1913 व्हाट हैपेंड वाज कि हर कंपनी के लिए मैंडेटरी, कंपल्सरी कर दिया गया था कि उन्हें अपने सालाना अकाउंट्स, जो ईयरली अकाउंट्स हैं, उन्हें ऑडिट करवाना पड़ेगा. ये कंपल्सरी हो गया था. और इसी अकाउंट में ऑडिटर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं वो भी क्लियरली मेंशन कर दी गई थी. तो ऑडिटिंग जो है वो कंपनीज एक्ट 1913 के अंदर इंडिया में आई. फिर क्या हुआ बेटा? 1918 में गवर्नमेंट जो है, बॉम्बे गवर्नमेंट, बॉम्बे की स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिप्लोमा स्टार्ट किया, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी. तो इस डिप्लोमा के तहत अगर किसी ने भी ये डिप्लोमा ले लिया तो वो एक ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है इंडिया की किसी भी स्टेट में. तो एनी पर्सन हु वाज होल्डिंग दिस डिप्लोमा was considered to be appointed as an auditor. तो जिसके पास भी ये डिप्लोमा है वो ऑडिटर इंडिया की किसी भी स्टेट में अपॉइंट किया जा सकता है. फिर 1949 में क्या आया? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 आया और ICAI सेटअप हो गया. ICAI इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. और कंपनीज एक्ट 1956 में ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि सिर्फ जो CAs हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वही ऑडिटर बन सकते हैं. तो इंडिया में ऑडिटिंग की हिस्ट्री कुछ इस तरह से रही. ये कुछ डेफिनेशंस हैं. अलग अलग ऑथर्स जो हैं बेटा वो अलग अलग व्यू पॉइंट्स रखते हैं अपने ऑडिटिंग की डेफिनेशंस को लेकर. जैसे मॉन्टेगोमरी ने क्या कहा कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन of the books and records of a business or other organization in order to ascertain or verify and to report upon the facts regarding its financial operation and the result thereof. तो डिफरेंट ऑथर्स अपने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स प्रकट करते हैं ऑडिटिंग की डेफिनेशन को लेकर. हम बात करते हैं इन सारे व्यू पॉइंट्स का जो सार है. तो जो सार है आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस डेफिनेशन को. इसी डेफिनेशन के साथ ऑडिटिंग के सारे एलिमेंट्स भी एक एक करके डिस्कस हो जाएंगे. बात करते हैं सबसे पहले, ऑडिटिंग इज़ अ स्पेशल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन. तो इट इज़ अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन. क्यों कहा गया है इसे क्रिटिकल एग्जामिनेशन? एक तो बेटा सिंपल एग्जामिन कर रहे हैं कि भाई क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक हैं या नहीं, एज इन मैथमेटिकली ठीक है या नहीं, आपका डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है या नहीं, या आपके अकाउंट्स में आपने एक ज़ीरो कम तो नहीं लगा दिया है, आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है या नहीं. ये तो होती थी बेटा सिंपल एग्जामिनेशन. तो कोई भी कर सकता है, एक अकाउंटेंट भी कर सकता है. ऑडिटिंग के अंदर
क्रिटिकल एग्जामिनेशन होती है कि जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी हैं क्या वो बिल्कुल सटीक हैं, क्या वो सच्ची हैं, क्या वो कंप्लीट हैं और क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत बनी हैं या नहीं। दूसरा है सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी जो अकाउंट्स की बुक्स बनती हैं, आपकी कैश बुक बनती है और बुक्स बनती हैं, आपकी बैलेंस शीट बनती है, उनकी क्रिटिकल एग्जामिनेशन की जाती है। अकाउंट्स की बुक्स किसकी, ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। तो पहले क्या होता था बेटा, सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ही अपनी बुक्स ऑडिट करवानी होती थी, लेकिन अब क्या होने लग गया, जो स्कोप है ऑडिटिंग का वो बढ़ गया है। अब इंस्टीट्यूशंस या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है वो भी अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने लग गए। जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी को बिजनेस नहीं करना होता लेकिन वो भी अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाते हैं। डिस्पेंसरीज हैं, डिफरेंट क्लब्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस भी अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने लग गए। अच्छा, ऑडिट जो है दैट इज़ कंडक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड पर्सन। जो इंसान ऑडिट करेगा बेटा वो एक इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड इंसान होगा। क्यों? अगर मैंने अकाउंट्स बनाए हैं और मैं ही उन्हें ऑडिट करने लग जाती हूँ तो मुझे तो उनमें कोई मिस्टेक दिखेगी ही नहीं। भाई मैंने अकाउंट्स बनाए हैं, मेरे तो सारे अकाउंट्स ठीक है, मुझसे तो कोई गलती ही नहीं हुई। तो वो क्या होगा बेटा, एक्यूरेट ऑडिट नहीं किया जाएगा। तो ऑडिटिंग वो इंसान करेगा जो आपके बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी रिलेशन में नहीं है। क्यों? ताकि जो वो इंसान है वो अपनी ऑडिटिंग बिना किसी पार्शियलिटी के कर सके। तो एक थर्ड पर्सन होगा जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ऑडिटिंग इज ऑलवेज डन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ऑब्वियसली जैसे आपका साल खत्म हो गया, एट द एंड ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकते हैं। जैसे बैलेंस शीट बनेगी साल के एंड में तो हम ऑडिट करवाएंगे कि क्या बैलेंस शीट जो है वो एक ट्रू और फेयर पिक्चर देती है आपकी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की या नहीं। अच्छा, अब आप इतनी सारी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, करेंगे कैसे? हर किसी को सबूत चाहिए कोई भी एग्जामिनेशन करने के लिए, तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो बेटा वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स को साथ रख के आप अपनी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जैसे आपने कोई पेमेंट रिसीव की, उसको लेकर आपने कोई रिसीट इशू की होगी, तो वो रिसीट आपका डॉक्यूमेंट, आपका वाउचर, आपका प्रूफ बन जाएगा। आपने कोई पेमेंट की तो आपको कोई रिसीट मिलेगी। आपने कोई इनवॉइस लिया, आपने कोई ऑर्डर दिया, उसकी कॉपी रखी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसकी कॉपी रखी। दीज आर योर वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब कई बार क्या होता है कि वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स इनफ नहीं होते। एज एन ऑडिटर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ भाई इतने डॉक्यूमेंट से, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं और इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन भी मांग सकती हूँ। मैं मैनेजमेंट को कह सकती हूँ कि मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, या ये वाउचर मेरे हिसाब से या ये डॉक्यूमेंट मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट है तो इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करो। अच्छा, अब हम क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं कि जो अकाउंट्स बने हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स बने हैं या नहीं। वेदर द अकाउंट्स आर कंप्लीट एंड ड्रॉन अप टू कन्वेंशंस और नॉट। क्या जो आपके अकाउंट्स हैं वो कंप्लीट हैं और वो अकॉर्डिंग टू जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स हैं या जो ओवरऑल कन्वेंशंस हैं उसके अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं। वेदर द बैलेंस शीट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपकी बैलेंस शीट जो है आप ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन करेक्टली और सच्चे तरीके से बता रही है या नहीं। एंड वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपिक्ट्स द ट्रू प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। आपका जो P&L अकाउंट है वो करेक्ट प्रॉफिट्स बता रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं आपने अपने प्रॉफिट्स को कम शो किया है कि टैक्स कम देना पड़े, आपने अपने रेवेन्यू को कम तो नहीं शो कर दिया है। तो इसीलिए कि क्या जो आपने स्टेटमेंट्स बनाई हैं, क्या जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स बनी हैं या नहीं। अच्छा, लास्ट है इट इज़ अ साइंस एंड आर्ट। तो जो ऑडिटिंग है बेटा दैट इज़ बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस क्यों है?
क्योंकि वो एक ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रखती है जिन्हें हमें अचीव करना होता है। ऑडिटिंग के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं कि क्या वो रूल से बनी है, क्या वो ट्रू हैं, क्या वो कंप्लीट हैं, क्या वो करेक्ट हैं। और वो आर्ट क्यों है? क्योंकि इट ऑल्सो गाइड्स अस एज टू हाउ टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी सारी गाइडेंस भी ऑडिटिंग हमें प्रोवाइड करती है। तो ये थे आपके सारे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग। इसके बाद आता है नेसेसिटी ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस लिए उसकी ज़रूरत है कि ऑडिटिंग हमें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, ऑडिटिंग करनी पड़ती है, इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी। तो बेटा ट्रेडिशनल टाइम्स में पहले क्या होता था कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्मॉल होती थी, साइज़ में छोटी होती थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपिटल भी नहीं होती थी लोगों के पास, तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस भी जो वो करते थे वो कम ही होती थी। तो ज़्यादातर क्या होता था कि अगर मैं बिज़नेस में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मेरा बिज़नेस है, तो मैं ही अपने अकाउंट्स मेंटेन करूँगी। तो अगर मेरा बिज़नेस है, मुझे ही प्रॉफिट होगा, मुझे ही उसका लॉस होगा, मैं ही अकाउंट्स मेंटेन कर रही हूँ, तो मैं क्यों गलत अकाउंट्स मेंटेन करूँगी? मुझे क्या ज़रूरत है किसी से ऑडिट करवाने की, अपने अकाउंट्स वेरीफाई करवाने की? तो तब क्या होता था, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी ही होती थी। तो सिंस पीपल वर मेंटेनिंग देयर अकाउंट्स देमसेल्व्स, कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी थर्ड पर्सन की अपॉइंट करने की। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। लार्ज स्केल प्रोडक्शन बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स भी इम्प्रूव हुए, कम्युनिकेशन के मोड्स भी इम्प्रूव हुए, बैंकिंग सर्विसेज भी बढ़ी, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लग गई। तो बेसिकली क्या हुआ, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का स्कोप बड़ा हो गया। पहले बिजनेस छोटे लेवल पर होते थे, इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होती थी लोगों के पास, अब उसका स्कोप जो है बढ़ गया। तो इसका स्कोप बढ़ने से किस चीज़ क्या इमर्ज हुआ, बेसिकली इमर्ज हुई जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज का एक बहुत पेक्यूलियर, बहुत डिफरेंट फीचर है जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जो कंपनीज होती हैं वहाँ ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होती है। ओनर्स कौन होते हैं कंपनी के अंदर? शेयर होल्डर्स, वो इंसान जो कंपनी में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, वो बेसिकली हमारे ओनर्स हैं। शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन एक कंपनी में तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, कुछ कुछ परसेंट इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने, तो इतने सारे शेयर होल्डर्स क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक बिजनेस की डे टू डे रनिंग में? नहीं कर सकते ना। लेकिन उन्हें ये श्योरिटी तो चाहिए कि उनकी जो कैपिटल है वो सेफ है। उन्हें ये भी श्योरिटी चाहिए कि जो कंपनी के अकाउंट्स बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं, वो करेक्ट बन रहे हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो सारे अकाउंट्स की एग्जामिनेशन खुद करें या वो बिज़नेस की हर ट्रांजैक्शन को ध्यान से खुद चेक करें। तो वो क्या करते हैं, वो एक थर्ड पर्सन अपॉइंट करते हैं अपने बिहाफ पर, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैनेजमेंट की जो बुक्स हैं उन्हें एग्जामिन करेगा। तो एक थर्ड पर्सन जो अपॉइंट किया गया, हु इज़ गोइंग टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर्स, उसे हम ऑडिटर कहेंगे। तो मॉडर्न टाइम्स में हमें ऑडिटर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि शेयर होल्डर्स जो हैं वो अकेले सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देयरफॉर एन ऑडिटर इज़ नेसेसरी। ओके, तो अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो बेटा ट्रेडिशनली ना अकाउंटेंसी एक बहुत वाइड टर्म थी जिसके अंदर ये 3 एस्पेक्ट्स आते थे। सबसे पहला है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या आता था, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। तो जो ट्रांजैक्शंस थी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। दूसरा है थियोरेटिकल और कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट। इसके अंदर क्या आता था, एग्जामिनेशन ऑफ बुक कीपिंग एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जो रिकॉर्ड की गई ट्रांजैक्शंस उनकी एग्जामिनेशन और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाना। और तीसरा है क्रिटिकल और एनालिटिकल एस्पेक्ट, जिसके अंदर हम ऑडिट करते थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इनकी हम एग्जामिनेशन किया करते थे। तो ट्रेडिशनली
ये तीनों चीज़ें अकाउंटेंसी के अंदर ही आती थी। फिर क्या हुआ बेटा, बिजनेस की ग्रोथ होने लग गई, तो बहुत सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होने लग गई, तो तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग हो गए। तो जो फर्स्ट एस्पेक्ट है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, उसे हम अब क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बुक कीपिंग। जो सेकंड एस्पेक्ट है थियोरेटिकल एस्पेक्ट, उसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। और जो थर्ड एस्पेक्ट है क्रिटिकल और एनालिटिकल एस्पेक्ट, उसे हम कहते हैं ऑडिटिंग। तो ये चार चीज़ें हमारे पास, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले बुक कीपिंग देखते हैं। तो बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल में पोस्ट करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं, उनको टोटल करते हैं और बैलेंसेस निकालते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं, ये सारी चीज़ें जाती हैं बुक कीपिंग के अंदर। इसके बाद आता है अकाउंटेंसी। जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होता है वहाँ अकाउंटेंसी शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब अकाउंटेंसी इज़ बेसिकली वाइडर देन बुक कीपिंग। तो अकाउंटेंसी के अंदर क्या आएगा, it involves activities such as examination of primary books of accounts, preparation of trial balance, profit and loss account, passing adjustment entries, rectification of errors। ये आप डिटेल में अकाउंट्स में कर चुके हैं। बुक कीपिंग के अंदर हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे, अकाउंटेंसी में हम उन्हें एग्जामिन कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, P&L अकाउंट बना रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर रहे हैं और जो एरर्स हैं उन्हें रेक्टिफाई, उन्हें करेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड है बेटा ऑडिटिंग। अब जहाँ अकाउंटेंसी ख़त्म होता है वहाँ ऑडिटिंग शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ऑडिटिंग जो है वो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों से वाइडर टर्म है। ऑडिटिंग हम अभी डिटेल में डिस्कस कर चुके। इट इज़ अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। क्यों? ताकि हम मेक श्योर करें कि जितने भी अकाउंट्स बने हैं वो ट्रू हैं, करेक्ट हैं, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। और लास्ट आता है बेटा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है? इट इज़ एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये एक बहुत गहन एग्जामिनेशन, एक गहन जांच और निरीक्षण है फाइनल अकाउंट्स का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एंड अदर अफेयर्स ऑफ अ बिजनेस विद प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव हमेशा डिटरमाइंड होता है, विशेष अवसर पर ही ये होता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन हम कब करवा सकते हैं? सपोज़ हम कोई बिज़नेस परचेज़ कर रहे हैं तो हमें बिज़नेस के सारे अकाउंट्स की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी। मुझे एक फर्म में पार्टनर बनना है तो मुझे उस फर्म की इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मैं किसी को लोन दे रही हूँ तो मुझे उसकी क्रेडिबिलिटी की इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मैं किसी कंपनी में शेयर्स परचेज़ कर रही हूँ जब मुझे इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है और स्पेशल अवसर पर ही ये किया जाता है। तो ये हो गए आपके बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। अब इनके बारे में डिटेल में डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस। मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होती है वहाँ अकाउंटेंसी शुरू होती है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और उन्हें फिर लेजर में पोस्ट कर देते हैं। तो इट बेसिकली इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर हम क्या करते हैं? एग्जामिनेशन करते हैं, उनकी जांच करते हैं, उन्हें एग्जामिन करते हैं। किन्हें? जो ट्रांजैक्शंस हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की थी। तो बुक कीपिंग में हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे और अकाउंटेंसी के अंदर हम उन्हें एग्जामिन करेंगे। टोटल एंड बैलेंस। बुक कीपिंग के अंदर हम लेजर का टोटल करते हैं और सारे लेजर अकाउंट्स का बैलेंस लेते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर हम क्या करते हैं? जो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हैं उन्हें ट्रायल बैलेंस में जाकर पोस्ट करते हैं। इसके बाद है फाइनल अकाउंट्स। अभी हमने डिस्कस किया कि अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या आता है। अकाउंटेंसी के अंदर आता है ट्रायल बैलेंस बनाना, P&L अकाउंट बनाना, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करना। तो फाइनल अकाउंट्स बनाना कहाँ आएगा? बुक कीपिंग में या अकाउंटेंसी में?
फाइनल अकाउंट्स हमारे P&L एंड बैलेंस शीट हैं, ये आएंगे अकाउंटेंसी के अंदर। तो जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो बुक कीपिंग के अंदर नहीं आते, लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर आते हैं। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी हमारा अकाउंटेंसी के अंदर आएगा, बुक कीपिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुक कीपर बेटा अकाउंटेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी से पहले हो जाती है। तो बुक कीपर का काम सिर्फ क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। लेकिन अकाउंटेंट का काम क्या है? बुक कीपर के काम को एग्जामिन करना। तो अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है बुक कीपिंग के काम के लिए। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के अंदर ही आती है। तो बुक कीपर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अकाउंटेंट के काम के लिए, लेकिन अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल होगा बुक कीपर के काम के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के डिफरेंसेस की। फर्स्ट बेसिस है हमारा फंक्शन। तो अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं मैंने आपको अभी बताया। बुक कीपर के काम की एग्जामिनेशन करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट्स बनाना, एरर्स की रेक्टिफिकेशन करना और एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करना। ऑडिटिंग के अंदर क्या आएगा? अकाउंटेंसी के काम की एग्जामिनेशन करना और मेक श्योर करना कि जो आपके फाइनल अकाउंट्स बने हैं वो रूल्स के तहत बने हैं या नहीं, और वो आपकी करेक्ट पोजीशन बताते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं आपका P&L अकाउंट जो है वो गलत प्रॉफिट बता रहा है, वो आपको अंडर प्रॉफिट बता रहा है या ओवर प्रॉफिट बता रहा है, या जो आपकी बैलेंस शीट है वो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ को गलत बता रही है। तो क्या आपके फाइनल अकाउंट्स करेक्ट पोजीशन आपकी बता रहे हैं या नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंट्स को एनालाइज करना और रिजल्ट निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन बता देना। यानी जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आपका क्या पोजीशन करेंटली है, आपका प्रॉफिट कितना है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है। लेकिन ऑडिटिंग के अंदर है कि जो आपके एसेट्स, लायबिलिटीज़, प्रॉफिट आया है वो कितना है से मतलब नहीं है इन्हें, क्या वो करेक्ट है, क्या वो ट्रू है या नहीं। तो जो आपके अकाउंट्स बने हैं क्या वो करेक्टली बने हैं, एज पर रूल्स बने हैं या नहीं, इसे मेक श्योर करना ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है। अब अकाउंटेंसी वहाँ शुरू होती है बेटा जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है, और ऑडिटिंग वहाँ शुरू होती है जहाँ अकाउंटेंसी ख़त्म होती है। बेसिस अकाउंटेंसी की एक सेपरेट आइडेंटिटी है ऑडिटिंग से। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी पहले हो जाती है ऑडिटिंग से, लेकिन ऑडिटिंग की सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है अकाउंटेंसी से। क्यों? क्योंकि अगर बुक्स बनेंगी ही नहीं तो उनकी एग्जामिनेशन कैसे होगी। अगर अकाउंटेंसी के अंदर आप बुक्स बनाओगे ही नहीं तो ऑडिटिंग के अंदर उनकी एग्जामिनेशन कैसे करोगे। तो इसकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है अकाउंटेंसी के बिना। रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जो अकाउंटेंसी का काम है बेटा वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के तहत ही होता है, लेकिन ऑडिटर के लिए कंपलसरी नहीं है कि उसको रूल्स के तहत ही काम करना है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, एक थर्ड पार्टी है, तो वो अपनी पर्सनल जजमेंट को भी यूज़ कर सकता है। उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो रूल्स के तहत ही बंधा रहे। क्वालिफिकेशन, अकाउंटेंसी के लिए कोई प्री डिटरमाइंड, कोई सेपरेट क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी अकाउंटेंट को यूज़ कर सकते हैं अकाउंटेंसी के काम के लिए, लेकिन ऑडिटिंग के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्ड है, एक CA ही ऑडिटिंग कर सकता है। नॉलेज, अब अकाउंटेंट को ऑडिटिंग की नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट का काम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिन करना है बुक कीपिंग के काम को, लेकिन ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर का काम है अकाउंटेंट के काम को एग्जामिन करना। तो इसका मतलब अगर वो अकाउंटेंट के काम को एग्जामिन कर रहा है तो उसे कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंसी की। तो इसीलिए ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू हैव ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, लेकिन अकाउंटेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है। स्टेटस, अब अ पर्सन हु इज डूइंग अकाउंटिंग वर्क इज अ परमानेंट एम्प्लॉय एंड ड्रॉज मंथली सैलरी।
जो बेटा अकाउंटिंग का काम कर रहा है, जो अकाउंटेंट है, वो आपकी कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय है और उसको हर महीने तनख्वाह मिलेगी। लेकिन जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो एक्सटर्नल पर्सन है, वो आपकी कंपनी में नौकरी नहीं करता है, उसे सिर्फ आप अपने काम करने की फीस मिलेगी। जैसे ही वो ऑडिट कर देगा वो अपना काम छोड़ के किसी और कंपनी की तरफ चला जाएगा। अच्छा, ओरिजिन, अकाउंटेंसी का ओरिजिन हो गया था बेटा जैसे डबल एंट्री सिस्टम आया था 1494 में, वैसे ही अकाउंटेंसी स्टार्ट हो गई। लेकिन ऑडिटिंग इंडिया में कब आया था? मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट 1913 आते ही ऑडिटिंग इंडिया में आ गया था। अब अकाउंटेंसी का जो नेचर है वो क्रिएटिव है। क्यों? क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स के अंदर। लेकिन ऑडिटिंग बहुत क्रिटिकल और एनालिटिकल है। इसके अंदर हम सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम उनकी इन डेप्थ एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट पर्सन उनकी एग्जामिनेशन करता है कि काम जो है वो करेक्टली हुआ भी है या नहीं हुआ। रिपोर्ट, अकाउंटेंट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपना काम की रिपोर्ट बना के सबमिट करने की, उसका सिर्फ काम है अपने अकाउंटिंग का काम कंप्लीट करना। लेकिन एक ऑडिटर जब अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो वो एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करेगा जिन्होंने भी उसे अपॉइंट किया है उन्हें। तो यूजुअली अगर कंपनी के ओनर ने ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो जैसे उसका काम खत्म होगा वो एक रिपोर्ट बनाएगा और ओनर को सबमिट कर देगा, जिसमें वो सर्टिफाई करेगा कि जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू हैं, कंप्लीट हैं और करेक्ट हैं या नहीं। तो ये है आपके अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस। इसके बाद आता है बेटा ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑडिटिंग के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि जो अकाउंट्स बने हैं वो कंप्लीट हैं, करेक्ट हैं और ट्रू हैं या नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्या चेक करते हैं? हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई फ्रॉड्स या कोई एरर्स या कोई मिस्टेक्स या कोई गलतियां तो नहीं है। कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम एग्जामिनेशन करते हैं अकाउंट्स की, ठीक है। टर्म, अब ऑडिटिंग यूजुअली बेटा कैसे होती है? ईयरली बेसिस पे होती है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं एक साल कंप्लीट होने के बाद हम उनकी ऑडिटिंग करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कब होती है? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। अब सपोज मुझे बिजनेस खरीदना है, मैं किसी कंपनी को परचेज कर रही हूँ, तो जब मुझे परचेज करना होगा तो काफ़ी सारे सालों के एग्जाम बुक्स अकाउंट्स हम एग्जामिन करवाएंगे। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी सारे नंबर ऑफ ईयर्स के लिए की जाती है। अब हुज बिहाफ, किसकी ओर से करवाई जाती है? तो जो ऑडिटिंग है वो हमेशा ज़्यादातर ओनर के बिहाफ पर करवाई जाती है। मैं कंपनी की ओनर हूँ तो मैं एक ऑडिटर अपॉइंट करूँगी बाहर से, मैं कहूँगी आप हमारे बुक्स को चेक कीजिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक्सटर्नल पर्सन करवाता है, ज़्यादातर ओनर भी करवा सकता है लेकिन ज़्यादातर एक्सटर्नल पर्सन करवाता है। जैसे अगर मुझे पार्टनरशिप में आना है एक फर्म में, मुझे एक पार्टनर बनना है, तो मैं अभी एक्सटर्नल पर्सन हूँ, मैं चेक करवाऊँगी कि फर्म की क्या पोजीशन है, कोई फ्रॉड्स तो नहीं है, तो वो मैं चेक करवाऊँगी एज अ एक्सटर्नल पर्सन। नेसेसिटी, अब क्या ज़रूरत है भी या नहीं। ऑडिटिंग में बेटा क्या होता है, जैसे कंपनीज एक्ट के तहत मैंडेटरी है कंपनीज के लिए, प्राइवेट पब्लिक कंपनीज को करवाने ही पड़ेंगे अपने अकाउंट्स ऑडिट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो लीगली कंपल्सरी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन आपकी मर्जी है आप करवाते हैं या नहीं। अच्छा, स्कोप पे बात करते हैं। जो ऑडिटिंग है उसका स्कोप लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ही इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का स्कोप वाइड है, इसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डिफरेंट एक्ट्स को भी एग्जामिन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया ऑडिटर सीए होना कंपलसरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट भी इन्वेस्टिगेटर हो सकता है। फ्रीक्वेंसी, कितनी बार करवाते हैं। ऑडिटिंग ज़्यादातर ईयरली बेसिस पर होती है, साल के एंड में हम ऑडिट करवाते हैं।
लेकिन इन्वेस्टिगेशन सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन में ही होगी। जैसे मैंने आपको बताया, आपको बिजनेस खरीदना है, आपको पार्टनर बनना है, आपको किसी को लोन देना है, तो वो स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही इन्वेस्टिगेशन की जाती है। टाइप ऑफ चेकिंग, ऑडिटिंग के अंदर बेटा टेस्ट चेकिंग यूज़ की जाती है। टेस्ट चेकिंग का क्या मतलब है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें से मैं रैंडमली कोई कम ट्रांजैक्शंस चुन लूँगी और उन पर ही टेस्ट करूँगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर कंप्लीट एंड इन डेप्थ गहन चेकिंग होगी, मैं एक एक ट्रांजैक्शन को इन डिटेल चेक करूँगी। रिपोर्ट जो ऑडिटिंग की बनती है बेटा वो रेलिवेंट एक्ट के तहत बनेगी। जैसे अगर मैं कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट कर रही हूँ तो मैं कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रिपोर्ट बना कर दूंगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन के नेचर पर डिपेंड करेगा कि रिपोर्ट, जैसे लोन के लिए अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो अलग तरह की रिपोर्ट बनेगी, पार्टनरशिप के लिए कर रहे हैं तो अलग तरह की बनेगी, कंपनी परचेजिंग के लिए कर रहे हैं तो अलग तरह की रिपोर्ट बनेगी। क्रिटिसिज्म, जो ऑडिटिंग है बेटा वो इतनी क्रिटिकल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को मेंशन करता है जिनसे वो अग्री नहीं करता। लेकिन इन्वेस्टिगेशन बहुत क्रिटिकल होती है। इन्वेस्टिगेशन में हमें एक स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये बहुत इन डेप्थ और क्रिटिकल होती है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं बेटा, ऑडिटिंग किन किन डॉक्यूमेंट्स के तहत करते हैं हम? वाउचर्स लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक्सप्लेनेशन लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स के अलावा और अलग तरह के फैक्ट्स भी हम इसके अंदर एग्जामिन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपके डिफरेंसेस थे।